अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाफ़िज़ सलमान। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सर आइज़ा 315। ठीक है। आइज़ा 315 में हमने चीज़ें देखी थी कि यार रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है। ठीक है। हमने देखा था कि रिस्क आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। एक प्रोसीजर था हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है। दूसरा एक था हमारे पास इंक्वायरी। ठीक है। तीसरा हमारे पास था ऑब्जर्वेशन और एक हमारे पास था इंस्पेक्शन। ठीक है। ये हमारे कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स थे। तो सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होता है और क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। हमारे पास है ना कुछ फाइनेंशियल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बैलेंस शीट गिवन होती है, हमारे पास पीएनएल गिवन होता है और उसको हमें देखना होता है कि लास्ट ईयर से कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो गया है या कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो गया है। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क कितना ज़्यादा है। ठीक है। रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के रेशियोज़ से और उसको देखते हैं कि कितना ज़्यादा रिस्क है। ठीक है। एक चीज़ तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हैं, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो वो इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि यार इंक्वायरी से जो जो चीज़ें हमें पता चली उससे किस तरीके से हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा था कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि यार असर्शन डिटरमिन करते हैं, असर्शन हमारी कौन सी है, क्या ये कंप्लीटनेस का रिस्क है, क्या ये कट ऑफ का रिस्क है, क्या ये एक्यूरेसी का रिस्क है। तो वो असर्शन हम डिटरमिन करते हैं कि किस असर्शन का रिस्क है। ठीक है। एक चीज़ हम ये देखते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि सर किस हेड से रिलेटेड रिस्क है, एपकॉट डी जिसको हम बोलते हैं अकाउंट बैलेंसेस ट्रांजैक्शन। तो किस हेड से रिलेटेड, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, किस हेड से रिलेटेड रिस्क है, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिस्क है, क्या ये रेवेन्यू का रिस्क है, क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिस्क है, क्या ये अकाउंट रिसीवेबल का है, किस हेड से रिलेटेड रिस्क है। ठीक है। ये हम डिटरमिन करते हैं। तो देखें, रिस्क में सबसे पहली चीज़ हमें, अगर रिस्क को ड्राफ्टिंग कर रहे हैं सर, ड्राफ्टिंग कैसे करें। ड्राफ्टिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, आपने क्या लिखना होता है सबसे पहले, रिस्क फैक्टर। ठीक है। आपने क्या लिखना है सबसे पहले, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या होता है सर, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि यार इम्पेयरमेंट का रिस्क है, सर इम्पेयरमेंट का रिस्क आप कैसे बोल रहे हैं कि इम्पेयरमेंट का रिस्क है, उसकी वजह क्या है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार आपके घरों में लेट्स से गैस नहीं आ रही। ठीक है। गैस नहीं आ रही तो गीज़र भी आप लोग परचेज़ नहीं कर रहे। तो मतलब सडनली क्या हुआ कि यार जो गीज़र बनाने वाली कंपनी थी, जो गैस के गीज़र्स बना रही थी, वो उसकी सेल्स क्या हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैस तो आ ही नहीं रही। तो अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक जो गीज़र्स थे उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि यार जो गैस के गीज़र्स बना रही है, जो मशीनरी गैस के गीज़र्स बना रही है, अब उनकी वैल्यू क्या हो गई, उनकी वैल्यू क्या हो गई, उनकी फेयर वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो मशीनरी कोई परचेज़ ही नहीं करेगा। उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, वो भी कम हो जाएगी। उनकी अगर मैं वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करूँगा, सर वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट कैसे करी जाती है, सर वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करी जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आते कहाँ से हैं सर, रेवेन्यू से आते हैं। जब रेवेन्यू कंपनी के डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है गैस के सिलेंडर की, जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो वैल्यू इन यूज़ भी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो भी कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी वैल्यू इन यूज़, तो आपका क्या आ जाएगा सर, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी कैरिंग वैल्यू से। जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम हो जाएगी तो आपका क्या रिस्क आ जाएगा सर, इम्पेयरमेंट का रिस्क आ जाएगा। तो सर ये जो वजह थी, ये जो वजह थी जिसकी वजह से ये इम्पेयरमेंट का रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, सर वो सारी चीज़ बातें मैं किधर लिख रहा हूँ, रिस्क फैक्टर के अंदर लिखूंगा कि रेवेन्यू जो है डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है, कॉम्पिटिटर नया मार्केट में आ गया है, या जो भी रीज़न है कि गैस नहीं आ रही जिसकी वजह से आपकी जो मशीनरी है उसकी डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से आपकी क्या हो सकता है कि यार फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज़ आपकी कम हो जाए, रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, इम्पेयरमेंट का रिस्क आ जाएगा। तो वो जो सारी वजह है जिस वजह से रिस्क अराइज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर क्या कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या लिखनी है सर, रिस्क फैक्टर लिखना है कि यार किस वजह से, किस वजह से आपका ये रिस्क अराइज हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या लिखनी है, दूसरी चीज़ आपने लिखनी है कि
सर ये किस चीज़ का रिस्क है? सर क्या ये इम्पेयरमेंट का रिस्क है? किस हेड से रिलेटेड रिस्क है? सर ये इम्पेयरमेंट का रिस्क है। सर ये क्या अकाउंट हो सकता है कि प्रोविज़न रिकॉर्ड ना हुआ हो, ठीक है? हो सकता है प्रोविज़न रिकॉर्ड ना हुआ हो, ठीक है? या फिर हो सकता है कि फ्रॉड का रिस्क है। हो सकता है कि फ्रॉडुलेंटली कंपनी ने क्या करा होगा, कंपनी ने रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया हो, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क हो, ठीक है? तो रिस्क क्या है वो आपने लिखना है, ठीक है? या फिर कंपनी ने सही से वैल्यूशन ना करी हो, क्या पता फेयर वैल्यू का रिस्क हो। तो कुछ भी रिस्क हो सकता है, आपने वो रिस्क देन लिखना है, ठीक है? तीसरी चीज़ आपने क्या लिखनी है? तीसरी चीज़ आपने लिखनी है सर अदर्शन। अदर्शन लिखनी है कि किस अदर्शन से रिलेटेड रिस्क है, क्या ये कट ऑफ का रिस्क है, क्या ये कट ऑफ का रिस्क है, क्या ये कंप्लीटनेस का रिस्क है, ठीक है? क्या ये एक एक्यूरेसी से रिलेटेड रिस्क है? तो वो सारी बातें आपने लिखनी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? देखें, साथ साथ चीज़ें कॉपी भी करते रहें, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर रहा हूँ। जो जो चीज़ें आपने कॉपी करनी है पॉज करके इसको आप साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे चीज़ें मांग रहा है, और उस क्वेश्चन को समझेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, ठीक है? साथ साथ हम देखेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे, ठीक है? अच्छा, साथ साथ हम रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको हम सीख रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन वन, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये कौन सी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है सर? ये विंटर 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये कितने मार्क्स का है सर? ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम इसको रीड करते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ अल्फा कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है? अल्फा कम्युनिकेशन लिमिटेड का क्या, हम क्या कौन है सर? हम ऑडिट मैनेजर हैं किसके? अल्फा कम्युनिकेशन लिमिटेड के। ईयर एंडिंग क्या है? 31 दिसंबर। देखिए, साथ साथ अंडरलाइन करने की आदत डालें कि जब भी क्वेश्चन रीड करो साथ साथ अंडरलाइन। और सबसे पहले क्या करा करें सर? रिक्वायरमेंट एक दफ़ा पढ़ लिया करें, रिक्वायरमेंट हमसे मांग क्या रहा है। हमें कह रहा है आइडेंटिफाई करना है एंड डिस्कस द ऑडिट रिस्क that exist in the above scenario and how you would respond टू दिस रिस्क, ठीक है? तो इधर इसने क्या बोला कि यार रिस्क को आइडेंटिफाई करो, जो कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसको डिस्कस करो, उसको बताओ कि यार किस चीज़ का रिस्क है, इसमें अदर्शन क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों आप ये कह रहे हैं कि यार ये रिस्क है। तो वो सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, ठीक है? एंड हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू दीस रिस्क। सर ये प्रोसीजर्स भी आपसे मांग रहा है कि प्रोसीजर्स आप किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करोगे। ये कायदा 330 हमें बताता है, ठीक है? हम देखेंगे, देखिए आपने कैफ पढ़ के आया, हमें पता है प्रोसीजर्स कैसे लिखते हैं, लेकिन हम आइदर 330 भी पढ़ेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन साथ साथ अभी से हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे प्रोसीजर्स की, ठीक है? अच्छा जी, ACL हैज़ बीन ऑपरेशनल इन पाकिस्तान सिंस 2012। अच्छा जी, पहली मतलब कोई नई नई कंपनी नहीं है, 2012 से ये लोग काम कर रहे हैं। एंड इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन चाइना। एक चाइना की पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और इधर वो ऑपरेट कर रही है, इनकी एक कंपनी, ठीक है? इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो चाइना में है, ठीक है? SEL's principal activity is to manufacture, distribute, and provide servicing of smartphones, tablets, accessories, and allied products. अच्छा जी, अब इधर देखें, इधर आपको एक रिस्क मिल रहा है। पहले सोचें, इस वीडियो को पॉज करें और सोचें कि क्या रिस्क हो सकता है। देखिए, प्रिंसिपल इस एक्टिविटीज़ की क्या है सर? मैन्युफैक्चर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब गुड्स को, स्मार्टफोन्स को उसने मैन्युफैक्चर करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है? दूसरी एक और चीज़ कर रहा है, प्रोवाइड सर्विसिंग ऑफ स्मार्टफोन्स। सर्विसिंग भी कर रहा है स्मार्टफोन्स की। लेट्स से अगर मैं इसको एग्जांपल एक आसान तरीके से दूं, लेट्स से आप बाइक खरीदते हैं, ठीक है? बाइक आपने खरीदी, नई 0 मीटर आपने बाइक निकाली, और उसने आपको कंपनी वाले ने आपने आप बोला कि यार 2 साल तक इसकी सर्विस वारंटी है, कि यार 2 साल में आपको ऑयल वगैरह जो भी चेंज करवाना हो हम आपको फ्री में चेंज करके दे देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या आ गया सर? सबसे बड़ा रिस्क आ गया रेवेन्यू का।
सर रेवेन्यू का क्या रिस्क है? क्या आपने IFRS 15 पढ़ा है? IFRS 15 क्या बोलता है यार? अगर तो ट्रांजैक्शन प्राइस में दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो और ट्रांजैक्शन प्राइस एक ही गिवन हो, तो आपने क्या करना है? एलोकेट करना पड़ता है ट्रांजैक्शन प्राइस को। एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस, तो आपने क्या करना पड़ता है? ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ता है। गुड्स में अलग एलोकेशन होगी और सर्विसिंग में अलग एलोकेशन होगी। सर्विस जो दी जाती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दी जाती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दी जाती है, ठीक है, ओवर द पीरियड दी जाती है। और जो गुड्स दिए जाते हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम दिए जाते हैं। ये बातें याद आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है, ये बातें हमने सारी पढ़ी हुई हैं। देखिए, एक पहला रिस्क तो हमें यही आइडेंटिफाई हो गया, किस चीज़ का? सर रेवेन्यू का। ठीक है, हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, हम साथ साथ अभी रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम डिटेल में जाके हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, अच्छा जी, इन अ रिसेंट ऑडिट प्लानिंग मीटिंग विद द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अब हम क्या कर रहे हैं सर? ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने ऑडिट प्लानिंग की एक मीटिंग करी CFO के साथ, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। उसने आपको क्या दी सर? फाइनेंशियल पोजीशन दी। फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट दिए हैं, पूरी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दी। उसने सिर्फ बताया सर कि ट्रेड रिसीवेबल्स के नंबर लॉक हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स के नंबर खैर लॉक नहीं हुए। उसने आपको बताया 2020 में ये फिगर थी 361, अभी कितनी है सर? 419, और फोरकास्टेड कितनी है सर? 837,370। ठीक है, तो अभी आप अगर देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 2020 से लेके 2021 ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए। ठीक है, फिर 2021 से 2022 में अगर जाएं तो मज़ीद ये इंक्रीज हो गए। ठीक है, मज़ीद मतलब डबल ही हो गए एक तरीके से, 50 ऑलमोस्ट 100% से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ट्रेड रिसीवेबल जब भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखे तो आपने क्या कहना है सर? प्रोविजन का रिस्क है। प्रोविजन का रिस्क है, या फिर हो सकता है कि बैड डेट। बैड डेट, कोई ऐसा रिसीवेबल इसके अंदर हो जो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा हो। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा हो, जिस पे डिस्प्यूट हो कि यार ये पैसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि यार बैड डेट रिकॉर्ड कर देना चाहिए था, राइट ऑफ हो चुका हो और कंपनी ने राइट ऑफ करा ना हो। ठीक है, एक तो ये रिस्क है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कंपनी ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स पर, वो IFRS 9 के हिसाब से प्रॉपरली उसको कराना हो। उसमें उसमें जो अजम्पशंस लेते हैं हम, जो हम हिस्टोरिकल रेट निकालते हैं, उसमें जो फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें उसने सही ना करी हों। ठीक है, एक तो ये रिस्क आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें दिख रही है। अच्छा जी, फिर इसके बाद लोन फ्रॉम पेरेंट कंपनी, इसने 2020 में लोन लिया था, 2021 में कुछ रीपेमेंट कर दी। फिर इसके अलावा 2022 में कोई रीपेमेंट नहीं हो रही। तो अगेन एक अलार्मिंग बात है कि यार ये कोई रीपेमेंट नहीं कर रहे, मतलब इधर के कैश फ्लोज जो होंगे वो थोड़े टाइट होंगे। ये जो हम सारी चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं सर? एनालिटिकल प्रोसीजर। जो CFO से बात कर रहे हैं, CFO हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या है सर? इंक्वायरी है। ठीक है, अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कुछ इसने नंबर्स बताए इनकम स्टेटमेंट से। इसने बोला कि यार सेल्स रेवेन्यू जो है 2020 में 2.3 मिलियन, 2021 में 1.963, ठीक है, और 2022 में कह रहा है 2.68। ठीक है, मतलब ठीक है, पहले डिक्लाइन आया, फिर एक सडनली इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको, इतना ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है तो। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हम देखें तो 234,000 है। ठीक है, फिर 245 है, 264,000। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं दिख रहा। अच्छा, एक्सचेंज लॉस आ रहा है हमारे पास 33,000 और 7084। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं जो CFO ने हमें मीटिंग में प्रोवाइड करी। The increase in current year sales revenue is mainly due to a large order from the government for procurement of 100,000 Android tablets at 13,000 each. सर, सेल्स रेवेन्यू जो है बता रहा है कि यार वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक ऑर्डर हमें मिला है गवर्नमेंट से। ठीक है, गवर्नमेंट से मिला है
के लाख एंड्रॉयड टैबलेट्स चाहिए और 13,000 में डील डन हुई है, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग सेंसस थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। Another order of 100,000 Android tablets is expected to be received in January 2023, which would be required to be delivered within 30 days. अच्छा जी, अब इधर देखें दूसरी बात सोचने की कि एक और ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, जनवरी में आएगा, अभी आया नहीं है। Another order of 100,000 Android tablet is expected to be received in January 2023, which would be required to be delivered within 30 days. ठीक है, जनवरी में आएगा, अभी आया नहीं है, ठीक है, और जब भी आएगा 30 दिन के अंदर अंदर हमें डिलीवरी करनी होगी। Considering the tight deadline, considering the tight delivery timeline, the management has decided to manufacture the tablets in December 2022. अब इधर देखें कि कंपनी ने करा क्या। कंपनी ने बोला कि यार जनवरी में एक नया ऑर्डर आने वाला है, अभी आया नहीं है, ऑर्डर दिया नहीं है, उसने परचेज ऑर्डर रेज नहीं करा। कंपनी को सिर्फ लग रहा है, कंपनी की एक वर्बली बातचीत हुई जिससे उसको लग रहा है कि यार जनवरी में एक और ऑर्डर आएगा, जिससे उसने क्या करा, उसने अभी से माल वाल खरीद के, अपना रॉ मटेरियल खरीद के मैन्युफैक्चर करवाना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यार जनवरी में जाके वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, ठीक है, जनवरी में वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो मतलब ये कि सर इन्वेंट्री जो ये आपने 100,000 की बना के रख दी है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि यार वो जो 13,000 में डील डन हुई है वो 13,000 की ना बिक सके, ठीक है, हो सकता है कि वो कस्टमाइज आपने गवर्नमेंट के लिए ही बनाई हुई हो, ठीक है, वो मार्केट में ना बिके, या मार्केट में बिके तो वो 13,000 की ना बिके, जो आपकी कॉस्ट लगी, लेट से आपकी कॉस्ट लगी 10,000 की, ठीक है, तो वो मार्केट में बिके 9,500 की। तो सर किस चीज़ का रिस्क है? सर एनआरवी का रिस्क है। हो सकता है कि यार कंपनी का ये ऑर्डर कैंसिल हो जाए, जिसकी वजह से एनआरवी रिस्क अराइज हो जाए और मैनेजमेंट उसको रिकॉर्ड ना करे, ठीक है, ये एक रिस्क है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई लेट से एनआरवी तो ठीक है, चले एनआरवी तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यार कंपनी के पास इतने ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी तो ऑब्सोलीट होने का भी रिस्क है। ऑब्सोलीट हो सकता है कि यार इतनी देर में जब तक वो बिकेगी, जब तक वो ऑब्सोलीट हो जाए और मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ जाए, ठीक है, नई प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, तो ऑब्सोलीट होने का भी रिस्क है, तो उसके लिए भी आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, और मैनेजमेंट ने हो सकता है कि वो क्रिएट ना कराओ, ठीक है। तो यहाँ हमने एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। तो एक रिस्क इधर आइडेंटिफाई करा, दूसरा इधर करा हमने, तीसरा इधर कर लिया इन्वेंट्री से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट malfunctioned several times and consequently several orders were fulfilled by importing the smartphones from the parent company. This plant was purchased at the commencement of operation in 2012. अब देखिए ये बार बार पूरे साल के अंदर आपने देखा कि यार बार बार ख़राब हो रहा है, बार बार आपको है ना दूसरी जगह से परचेज़ करना पड़ रहा है, तो मतलब ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर किस बात का है सर? ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि ये इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का कि यार ये प्लांट हो सकता है कि यार इम्पेयर हो गया हो और कंपनी ने उसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड ना करी हो। ये बात समझ में आ रही है। तो चौथा रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया सर इम्पेयरमेंट का, ठीक है। अच्छा जी, पांचवा, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years द स्टाफ टर्नओवर इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज़ बीन हाई ड्यू टू जॉब स्ट्रेस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स, except the chief financial officer and the senior cost accountant. All three remaining employees have not stayed with the company for more than 2 years. कह रहा है कि यार लास्ट 2 सालों के अंदर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टाफ टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। सिर्फ सीएफओ एक होता है और एक सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट है, सिर्फ वही लोग बैठे हुए हैं, बाकी स्टाफ टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई है कि यार बार बार डिफरेंट डिफरेंट लोग आते रहते हैं, ठीक है। अब देखें, एक बात समझें, एक बात ये समझें कि यार डिफरेंट डिफरेंट लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बार बार चेंज हो रहे हैं। पहला मसला तो ये कि यार नए नए लोग आएंगे, न्यू न्यू लोग आएंगे, न्यू हायरिंग होगी,
पहली बात कि यार उसको नॉलेज कम होगी अकाउंट्स की, फाइनेंस की, उसको समझने में चीज़ें टाइम लगेगा, तो एरर्स चांसेस क्या हो जाएंगे सर? एरर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, एक और इसके साथ एक और रिस्क है कि यार जो सीएफओ है और सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट है, सिर्फ यही लोग बैठते हैं, बाकी इसके अलावा कंटिन्यूअसली लोग बार बार चेंज हो रहे हैं, बार बार लोग चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यार सीएफओ या सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट ये लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हों, किसी और को टिकने ही ना देते हों। ठीक है, क्योंकि दूसरे दूसरे बंदे आएंगे, हो सकता है ये लोग खुद चाहते हो कि यार बार बार लोग चले जाएं, रिज़ाइन करके चले जाएं और कोई और बंदा आ जाए, ताकि ये लोग अपने जो भी कारनामे कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉड का इधर रिस्क हो। ठीक है, temporary employees are often hired in the department to ensure that the recording of daily transactions are kept up to date। अच्छा, एक और अब मसला इधर आ गया कि यार टेम्पररी एम्प्लॉयज़ भी ये लोग हायर करते हैं कि डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाए। अब देखिए, टेम्पररी एम्प्लॉयज़ जो रिकॉर्ड करते हैं उनको फाइनेंस की चीज़ें नहीं पता होती कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपने क्या करा, लेट से किसी बीकॉम पास को, किसी इंटर पास को बुला लिया कि यार तुम आ जाओ पार्ट टाइम पे और रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, अब वो देखें उसकी कोई, वो डेली बेसिस पे तो नहीं कर रहा, वो तो आया 10-15 दिन के लिए, अपनी पैसे लेगा और वो चला जाएगा, तो वो हो सकता है कि यार एरर्स के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो एक और रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर दिया, पांचवा रिस्क, के इधर एरर्स के, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने आते हैं सर छठा। इन मई 2022 ACL हैज़ इंस्टॉल्ड एंड कमीशन फिक्स्ड एसेट एंड ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, बट नन ऑफ द मॉड्यूल हैज़ येट बीन इंटीग्रेटेड विद द जनरल लेजर सिस्टम। सर इसका क्या मतलब, इधर से क्या रिस्क है? सर फिक्स्ड एसेट एक मॉड्यूल परचेज करा है, एक सॉफ्टवेयर है फिक्स्ड एसेट का। ठीक है, फिक्स्ड एसेट का एक सॉफ्टवेयर है, जब भी कोई एसेट आता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्डिंग होती है कि यार ये नया हमने मशीनरी परचेज कर ली, और उस मॉड्यूल के अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग होती है, एडिशन वगैरह वो सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि जो फिक्स्ड एसेट का जो सॉफ्टवेयर है वो इंटीग्रेटेड नहीं है जीएल सिस्टम से, जहां एंट्री रिकॉर्ड होती है, उस सिस्टम से इंटीग्रेटेड नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि यार फिक्स्ड एसेट में लेट से 100 मिलियन की फिगर आ रही हो, और जीएल में जीएल एक अलग सिस्टम चल रहा है, वहाँ रिकॉर्डिंग हो सकता है कि हो गई हो, और जीएल सिस्टम में आपने एंट्री पास ही ना करी हो सकता है यह 90 मिलियन आ रहा हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं सर? वो जीएल सिस्टम से बनते हैं। ठीक है, वो जीएल सिस्टम से फाइनेंशियल बनते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा हो सकता है कि फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल के अंदर 100 मिलियन की अमाउंट आ रही हो, एक्चुअल में 100 मिलियन हो, लेकिन जीएल में 90 मिलियन रिकॉर्ड हुआ हो। तो मतलब ये कि सर हो सकता है कि कुछ ऐसे फिक्स्ड एसेट हो वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड ही ना गए हो, रिकॉर्ड ही ना हो जीएल के अंदर, या फिर कोई डिस्पोजल्स हो सकता है कि डिस्पोजल्स हो फिक्स्ड एसेट में, फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल में रिकॉर्डेड हो, जीएल में रिकॉर्डेड ना हो, जिसकी वजह से जीएल की अमाउंट हाई हो जाए और जो फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल है उसकी अमाउंट कम हो जाए। तो अगेन ये एक रिस्क आ गया। ठीक है, सिमिलरली सेम रिस्क ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल के अंदर, जहाँ से पेरोल वगैरह चल रहा होता है। ठीक है, पेरोल वगैरह चल रहा होता है, सैलरी कैलकुलेट होती है, वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यार जो ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल है उसके अंदर जो सैलरी की अमाउंट आ रही है वो डिफरेंट, और वो जीएल में रिफ्लेक्ट ना कर रही हो। ठीक है, तो ये अगेन एक रिस्क है। ठीक है, तो छठा रिस्क हमने ये एक आइडेंटिफाई कर लिया। ACL is presently negotiating with its bank to renew the existing running facility which is being expired on 15 December 2022। ठीक है, अच्छा जी, सर क्या ये कोई रिस्क है? ACL is presently negotiating with its bank to renew the existing running finance facility। सर अगर मैं इसको एज अ सेपरेट पढ़ूँ तो इसमें कोई रिस्क नहीं है कि यार वो एक नेगोशिएशन कर रहा है अपनी बैंक के साथ कि यार वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को रिवाइज कर दे। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें अब रिस्क क्या छुपा हुआ है कि लेट से अगर रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इसकी रिन्यू नहीं होती, मतलब इसकी कैश फ्लो स्टक हो जाएंगे। अब ये अपने ऑपरेशंस कैसे रन करेगा, क्योंकि ये तो सारा अच्छा खासा जो है इसके वैसे ही कैश फ्लो मुझे टाइट लग रहा है, क्योंकि लोन फ्रॉम पेरेंट कंपनी से इसने क्या करा है,
कि वैसे ही रीपेमेंट नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास कैश फ्लो वैसे ही टाइट लग रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अगर वो भी रिन्यू नहीं होती तो ये अपने ऑपरेशंस कैसे रन करेगा, ठीक है। दूसरा मसला ये कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो है स्लो स्लो रिकवरी हो रही है, इसकी इमीडिएटली रिकवरी नहीं हो रही। तो अब ये तीनों फैक्टर्स को अगर मैं मिलाऊंगा, एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स का कि लोग इसको पैसे दे नहीं रहे, ठीक है। दूसरा कि यार ये जो है अपनी पेरेंट एंटिटी को पैसे दे नहीं रहा क्योंकि इसके पास कैश फ्लोज के मसले लग रहा है कि चल रहे हैं, ठीक है। और रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अभी नेगोशिएशन में चल रहा है, अभी तक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की फाइनल नहीं हुई, जिस अगर इन केस फाइनल नहीं होती तो मतलब ये ऑपरेशंस कैसे रन करेगा। तो किस चीज़ का रिस्क आ जाएगा सर, गोइंग कंसर्न का रिस्क आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हमने एक और भी आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए सर, कौन कौन से रिस्क हैं। तो सिमिलरली देखें, जब भी हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हों पेपर के अंदर या फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन रीड करें, सबसे पहले हमने कहा क्या काम करना है सर, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या करना है सर, वन बाय वन चीज़ों को सुकून से पढ़ना है, इवन कि टॉप लाइन में से भी आइडेंटिफाई करना है कि यार कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई कि जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि यार इधर रिस्क है, ठीक है। तो पहली लाइन से मैंने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। फिर मैं लाइन बाय लाइन चलता रहा तो मुझे रिस्क आइडेंटिफाई होते रहे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को रीड करना है, किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक तरीके से अब हम देखते हैं कि यार किस तरीके से हमें ड्राफ्टिंग करनी है, वो हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, पहला रिस्क हम चलते हैं। पहला रिस्क हमने देखा था कि यार रेवेन्यू का मैंने सबसे लास्ट में लिखा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि यार रिस्क फैक्टर कहाँ से कहाँ तक है सर, रिस्क फैक्टर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। रिस्क फैक्टर यहाँ से यहाँ तक है। द कंपनी ऑफर्स इन एडिशन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन servicing of its product. This may include repair and maintenance and support services for smartphones, tablets and accessories. ठीक है। ये मैंने क्या बता दिया कि यार इसका क्या बता दिया मैंने, रिस्क फैक्टर बता दिया कि भाई कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा क्या कर रही है, सर्विसिंग भी दे रही है, ठीक है। सर्विसिंग में क्या चीज़ें हो सकती हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकती है, सपोर्ट सर्विसेज हो सकती है, तो कोई भी XYZ सर्विसेज हो सकती हैं। देयर इज़ अ रिस्क। अब हमें क्या लिखना है सर, दूसरा स्टेप कि रिस्क क्या है। देयर इज अ रिस्क दैट ACL may not have apportioned the transaction price into separate performance obligation and may not record the service revenue over the period of time, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यार सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसने ना कैलकुलेट करी हो, ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट ना करा हो, या फिर उसने ट्रांजेक्शन प्राइस में एलोकेट कर दिया हो लेकिन उसने सर्विस रेवेन्यू को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड ना करा हो, उसने एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही रिकॉर्ड कर दिया हो। तो ये एक मसला, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि यार मसला क्या था, ये बात क्लियर है। देखें, अच्छा, हम जब भी हम रिस्क को ड्राफ्ट करें हमें वर्डिंग क्या यूज़ करनी है, मे की वर्डिंग यूज़ करनी है। हर चीज़ में हमने क्या लिखना है, मे, ठीक है। हमने ये नहीं लिखना देयर विल बी, देयर शैल बी, ये नहीं लिखना, हमें लिखना है कि मे, ठीक है। हमने क्या लिखा इधर, देयर इज अ रिस्क दैट ACL में नॉट हैव अपोर्शन, हो सकता है कि उसने ACL ने अपोर्शन ना करी हो ट्रांजेक्शन प्राइस को, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्राइस को अपोर्शन ना करी हो, ठीक है, into separate performance obligation and may not record the service revenue over the period of time, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे आपने आदर्शन भी बतानी है, इधर मैं आदर्शन लिखना भूल गया। आपने आदर्शन भी बतानी है कि इट इज़ अ एक्यूरेसी assertion, it is a risk of एक्यूरेसी assertion, ठीक है। आपने assertion भी साथ साथ बतानी है इसको कि किस चीज़ का रिस्क है, क्योंकि रेवेन्यू में एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रिस्क है।
ठीक है, तो ये आपने बताना है इसको। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि सर दूसरा रिस्क, हम प्रोसीजर्स को बाद में देखेंगे, प्रोसीजर्स को भी वन बाय वन देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे रिस्क की ड्राफ्टिंग हमें कैसी करनी है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा रिस्क हम देखते हैं। दूसरा रिस्क कौन सा था? ट्रेड रिसीवेबल्स का हमने आइडेंटिफाई करा था। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या रिस्क था? क्या जो जो हमारे रिसीवेबल्स थे वो सिग्निफिकेंटली बार बार इंक्रीज हो रहे थे, तो हमने क्या करा कि उसके डेज कैलकुलेट कर लिए कि यार कितने जो और रिसीवेबल डेज होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है, सिंपल क्या फॉर्मूला होता है हमारा? रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाई 365। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा। तो आपने करना है कि आपने हर साल का आपने सिंपली क्या करना है कि आपने रेवेन्यू की फिगर लेनी है। ठीक है, आपने रिसीवेबल की फिगर लेनी है, उसको मल्टीप्लाई बाई 365 कर लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? 2020 का 57 आ जाएगा, 2021 का 78 और 2022 का 119 डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, फ्रॉड जिसके जो रिस्क फैक्टर है, द ट्रेड रिसीवेबल्स डेज हैव बीन इंक्रीजिंग ईच ईयर। दे इंक्रीज फ्रॉम 57 to 78 and are expected to be 119 at the end of 2022. The increase in trade receivable in days indicates there is a risk that, अब यहाँ तक हमने क्या लिखा? फैक्टर। द ट्रेड रिसीवेबल डेज हैव बीन इंक्रीजिंग each year. They increased from 57 to 78 and are expected to be 119 at the end of 2022. मतलब कि स्लो रिकवरी हो रही है हमारी, हमें फ़ौरन पैसे नहीं दिए जा रहे। पहले 57 डेज़ के अंदर हमें पैसे मिल जाते थे, अब 78 डेज़ के अंदर फिर मिलना शुरू है। अब एक्सपेक्टेड है कि 190 डेज़ के अंदर हमें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, the increase in trade receivable days indicate there is a risk that the provision for expected credit loss or bad debt expense required for long outstanding receivables may not be recorded. हमने पढ़ा था ना कि ECL का हो सकता है कि प्रोविजन इसने ना रिकॉर्ड कराओ सही से। ठीक है, या फिर बैड डेट एक्सपेंस जो ज़रूरी था रिकॉर्ड करना चाहिए था वो उसने रिकॉर्ड ना कराओ। रिस्क किस चीज़ का? इट इज़ अ रिस्क ऑफ वैल्यूएशन अदर्शन। तो तीन चीज़ें हमने कवर कर ली इसके अंदर। क्या क्या चीज़ें कवर करी? पहला रिस्क फैक्टर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बोला कि देयर इज़ अ रिस्क, किस चीज़ का रिस्क है? ठीक है, प्रोविजन का रिस्क है, बैड डेट एक्सपेंस का रिस्क है, ये सारी चीज़ें कवर करी। तीसरी चीज़ में हमने इसको अदर्शन बताया। देखें, आप जब भी सजेस्टेड आंसर पढ़ेंगे उसमें अदर्शन अक्सर नहीं लिखी हुई होती, तो अदर्शन आपने लाजमी लिखनी है कि किस अदर्शन का रिस्क है, क्या ये वैल्यूशन की अदर्शन का रिस्क है, क्या ये एक्यूरेसी का मसला है, क्या ये कंप्लीटनेस का मसला है। तो अदर्शन आपने लाजमी लिखनी है और रिस्क फैक्टर आपने लाजमी लिखना है। लोग सिर्फ सिंपली क्या करते हैं कि ये लिख देते हैं देयर इज अ रिस्क दैट द प्रोविजन मे नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आपने लाजमी क्या लिखना है? रिस्क फैक्टर भी लिखना है और अदर्शन भी लिखनी है, और साथ ही आपने रिस्क भी बताना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसका सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो सजेस्टेड आंसर में ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्डिंग यूज़ नहीं करी हुई। लेकिन आपने जब भी इस टाइप का रिसीवेबल्स का आपने रिस्क लिखना है कि यार प्रोविजन का रिस्क है, तो आपने ECL का ज़रूर जिक्र करना है, क्योंकि IFRS 9 के हिसाब से अब ECL रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो आपने उसके हिसाब से चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अच्छा, अभी हम देखेंगे आगे प्रोसीजर्स भी देखेंगे, साथ ही साथ अब हम देखते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का रिस्क। ठीक है, जो कि हमने बात करी थी कि यार गवर्नमेंट से आपको ऑर्डर मिला है, लेकिन गवर्नमेंट से ऑर्डर तो आपको मिल गया, लेकिन अब आप उसमें NRV का जो रिस्क है हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, उसको देखते हैं। अच्छा जी, द इंडस्ट्री इन विच ACL ऑपरेट्स इज सब्जेक्ट टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। वो बना क्या रहा है सर? स्मार्टफोन्स पे काम कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यार स्मार्टफोन्स के अंदर कितना ज़्यादा कंपटीशन है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। एक महीना होता है, एक प्रोडक्ट लॉन्च होती है, दूसरा बंदा आ जाता है, 3 कैमरे वाला कोई मोबाइल लॉन्च कर दिया या फिर कोई नई फीचर्स डाल दिए। तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, एक एक महीने के अंदर नई प्रोडक्ट आ जाती है, पुरानी प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या अभी इसने एक नई प्रोडक्ट इसने इसने जो इन्वेंट्री बनाई है गवर्नमेंट के लिए, हो सकता है कि यार अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो दूसरे महीने कोई और प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आ जाए और इसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए। ठीक है, so ACL would have a large inventory at year end on the expectation that a large order from the government would be received. In case ACL does not get the expected order or receives an order for quantities less than those currently expected,
देयर इज अ रिस्क। देखिए यहाँ तक जो थी वो रिस्क फैक्टर था, ठीक है, यहाँ तक क्या था, रिस्क फैक्टर, ठीक है। अच्छा, कितने ऑर्डर का हमें मिला था, हमें कितने ऑर्डर मिले थे, हमें मिला था सर 100,000 का मज़ीद, हमारा एक्सपेक्टेड था कि हमें ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, हमें मज़ीद 100,000 का एक्सपेक्टेड था कि हमें ऑर्डर मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 100,000 का पूरा ना मिले, हो सकता है कि सिर्फ हमें कितने का मिले सर, 90,000 का मिले, बाकी 10,000 पड़ी रह जाएगी, हो सकता है उस पर एनआरवी का रिस्क आ जाए। तो यहाँ तक तो रिस्क फैक्टर था, देन देयर इज अ रिस्क। अब रिस्क बता रहे डेट इन्वेंट्री मे बिकम ऑब्सोलीट, मे का वर्ड अगेन, देखिए मे का वर्ड हमें यूज़ करने की आदत डालनी है रिस्क ड्राफ्टिंग करते वक्त। देयर इज अ रिस्क डेट द इन्वेंट्री में बिकम ऑब्सोलीट रिजल्टिंग इन द नेट realizable value being lower than the cost, and ACL may not have recognized the NRV loss. It is a risk of valuation assertion, ठीक है, ये हमने रिस्क बताया और यहाँ से हमने असर्शन बताई। तो देखें अभी से आपने क्या करना है कि यार आप अपने किसी भी क्लाइंट पर काम कर रहे हैं, कोई भी हेड आपको असाइन होता है, तो अभी से आप क्या करें कि यार वो आप देखा करें, अपने रिस्क को देखा करें, रिस्क में असर्शन लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, असर्शन के साथ लिंक हुआ हुआ है नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखना ये है कि इन्वेंट्री वाला हमने देख लिया, अब हमें थर्ड देखना है इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो आगे हमने डिस्कस करा था। वन ऑफ द प्लांट हैज़ मेल फंक्शन सेवरल टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ये तो बहुत आसान सा है, सेवरल टाइम ड्यूरिंग द ईयर, दिस मे बी एन इंडिकेशन दैट द प्लांट मे बी इम्पेयर्ड and the management may not have recorded and the impairment of plant, it is a risk of valuation assertion। अगेन इधर क्या आ गया, ये हमारा रिस्क फैक्टर है, ठीक है, और ये plant may be impaired and the management may not have recorded the impairment of plant, ये हमारा रिस्क है, ठीक है, और ये हमारी assertion, ठीक है। ठीक है, अभी इस क्लास के अंदर हमारा सीखने का सिर्फ मकसद यही है कि यार रिस्क को ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, किस तरीके से फैक्टर पहले लिखना है, किस तरीके से रिस्क लिखना है, किस तरीके से उसकी assertion को लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, न्यू मॉड्यूल इंस्टॉल्ड, हमने ये भी एक रिस्क आइडेंटिफाई करा था। न्यू मॉड्यूल्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट एंड ह्यूमन रिसोर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड बट दे हैव नॉट येट इंटीग्रेटेड विद द जनरल लेजर सिस्टम। There may be instances where fixed asset amount and the salary cost may not be in line with the general ledger system. The risk is further increased as the finance department mainly comprises of inexperienced and temporary staff, which may not timely record the entries from the newly installed module to the general ledger system। ठीक है, तो अगेन अगेन अब ये न्यू मॉड्यूल जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा, ठीक है, न्यू मॉड्यूल जो है इंटीग्रेटेड नहीं है जनरल लेजर सिस्टम के साथ, तो इधर रिस्क कौन सा है, इधर में रिस्क अगेन दर्शन लिखना भूल गया, इट इज़ अ रिस्क ऑफ, इट इज़ अ रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस दर्शन, ठीक है। सर कंप्लीटनेस दर्शन का कैसे हो सकता है, फिक्स एसेट कोई नया ख़रीदा हो और आपने फिक्स एसेट का जो सॉफ्टवेयर है उसमें रिकॉर्ड कर लिया हो, लेकिन आपने जनरल लेजर में रिकॉर्ड ना करा हो, तो मतलब कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में हो चुका है लेकिन कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कंप्लीटनेस का रिस्क है कि यार और आपके पास इनएक्सपीरियंस स्टाफ है, टेम्प्रेरी स्टाफ काम कर रहा है, उनको नॉलेज भी नहीं है कि यार वहाँ से मुझे रिकनसाइल करना भी है नहीं करना, वो तो आए जीएल सिस्टम में जो डेली की कैश वगैरह की ट्रांजैक्शन थी वो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन फिक्स एसेट सिस्टम से उन्होंने रिकनसाइल नहीं करा, ठीक है। तो हो सकता है कि यार उसमें आपस में अलाइनमेंट ना हो, ठीक है। तो इधर भी अगेन आपने क्या करा कि यार ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका रिस्क फैक्टर हो गया, देयर में भी चांसेस योर फिक्स्ड एसेट अमाउंट एंड द सैलरी कॉस्ट में नॉट बी इन लाइन विद द जनरल लेजर सिस्टम, ठीक है, ये आपका रिस्क आ गया, ये भी आपने रिस्क लिखा है, ठीक है। और अगेन आपने द रिस्क इज फर्दर, ये अगेन रिस्क फैक्टर आपने लिखा है कि द रिस्क इज फर्दर इंक्रीज द फाइनेंस डिपार्टमेंट मेनली कंप्राइजेज ऑफ इनएक्सपीरियंस एंड टेम्पररी स्टाफ विच में नॉट टाइमली रिकॉर्ड द एंट्रीज, ठीक है। तो
आपने बताना है, रिस्क फैक्टर बताना है, देन आपने रिस्क को बताना है, तो प्रॉपरली हर चीज़ को बताना है, ठीक है। अच्छा जी, पांचवा क्या है सर? इधर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर, क्या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है? सर पहला मसला तो हमने डिस्कस करा था कि हाई स्टाफ टर्नओवर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्टाफ टर्नओवर ज़्यादा है, बार बार लोग चेंज कर रहे हैं, बार बार लोग जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यार इधर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई मसला हो, कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है सीएफओ हो जो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, किसी और को टिकने ना देता हो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये भी रिस्क है। अच्छा, स्टाफ टर्नओवर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप क्या यूज़ करते हैं सर? इनएक्सपीरियंस और टेम्प्रेरी स्टाफ यूज़ करते हैं इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, इससे इससे क्या होता है सर? अपॉर्चुनिटी हो जाती है फ्रॉड की, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट में डेफिशिएंसी है। लोग इधर ज़्यादा देर टिकते नहीं है, कुछ ना कुछ मसला है, कोई ना कोई हो सकता है कि यार सीएफओ या फिर सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है कि यार किसी और को टिकने ना देते हों फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट की डेफिशिएंसी है, कुछ मसला है इधर, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल इन्वायरमेंट हमने पढ़ा भी था, आपको याद आ रहा होगा, ISO 315 के अंदर हमने पढ़ा था कि उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से कंपनी अपने स्टाफ को रिटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। अच्छा जी, ACL इज इन नेगोशिएशन विद द बैंक। अच्छा, इधर एक और भी मसला ये है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो आप जो है अपने बैंक के साथ फाइनेंस फाइनेंसिंग फैसिलिटी रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम फ्रॉड का जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब फ्रॉड का आयजा पढ़ेंगे, तो उसमें मज़ीद चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या फ्रॉड के फैक्टर्स होते हैं, उसको मज़ीद डिटेल में जाके पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट आयजा भी फ्रॉड का ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या कर रहे हैं? फाइनेंस फैसिलिटी को रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर हो सकता है कि यार प्रेशर है। जब देखिए, जब भी रिन्यू आप फाइनेंसिंग फैसिलिटी करवा दें तो बैंक आपसे डिटेल मांगता है, आपसे फाइनेंशियल पोजीशन मांगेगा, आपसे P&L मांगेगा। वो देखता है कि यार क्या मैं उसको दोबारा रिन्यू करके दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। हो सकता है कंपनी की पोजीशन इतनी टाइट हो, इतनी बुरे हालात में चल रहे हो कि कंपनी के रेवेन्यूज़ ना हो, उसको रिन्यू कर दे फैसिलिटी, और खुदा ना खासा उसकी पोजीशन इतनी अच्छी ना हो, और बाद में उसके गोइंग कंसर्न के रिस्क हो, तो बैंक भी चाहेगा कि भाई मैं इसकी फैसिलिटी रिन्यू ना करूं। तो कंपनी क्या होती है, प्रेशर में होती है, कंपनी को पोजीशन अपनी अच्छी दिखानी होती है कि बैंक उसकी फैसिलिटी को रिन्यू कर दे। तो प्रेशर होता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। वो हम फ्रॉड में पढ़ेंगे कि प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो प्रेशर होता है कंपनी के ऊपर कि यार वो रिक्वायरमेंट बैंक की मीट करनी है उसको। तो रिस्क किस चीज़ का है? देयर इज अ रिस्क दैट द मिस स्टेटमेंट में दैट द मैनेजमेंट में मिस स्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर obtaining the renewal of running finance facility. It is a risk at the financial statement level. सर, ये असर्शन लेवल का रिस्क नहीं है। असर्शन देखें, सबसे पहले हमने आयदा 315 में क्या बताया था कि हमें डिटरमिन करना होता है क्या ये असर्शन लेवल का रिस्क है या फिर FS लेवल का रिस्क है, ठीक है। हमने इसको पढ़ा भी था कि FS लेवल और अजर्शन लेवल क्या होता है, ठीक है। अजर्शन लेवल का है तो किस अजर्शन का है, कट ऑफ का मसला है, कंप्लीटनेस का मसला है, वो बताना होता है, और किस हेड से रिलेटेड है। जब ये FS लेवल का रिस्क होता है तो फिर ये किसी भी हेड से पर्टेन कर सकता है। ये मतलब मोर देन वन हेड से पर्टेनिंग होता है, ठीक है। एक हेड से रिलेटेड नहीं होता, पूरे ओवरऑल FS पर इसका इम्पैक्ट होता है। अब वो अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए रेवेन्यू को भी बढ़ा सकता है, एक्सपेंसेस को कम भी कर सकता है, वो एसिड को भी बढ़ा सकता है, तो कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। तो FS लेवल का रिस्क है, ठीक है। तो आपने ये बात भी बतानी है एग्जामिनर को, ठीक है। तो आपने क्या बताया? आपने रिस्क बताया, ठीक है। आपने आपने पूरा रिस्क फैक्टर बताया कि ये मसला है जिसकी वो इनएक्सपीरियंस टीम मेंबर यूज़ कर रहे हैं, प्लस रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी रिन्यू करवा रहे हैं, प्रेशर है। फिर आपने रिस्क को बताया, और आपने आखिरी में बताया इट इज़ अ रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने एक और रिस्क वहाँ हमने आइडेंटिफाई नहीं करा था, इधर हम दोबारा देखते हैं कि यार देखें, जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आप वर्ड यूज़ देखें ना, जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वर्ड क्वेश्चन के अंदर, तो आपने किस चीज़ का रिस्क निकालना है? एक्सचेंज गेन लॉस का, फॉरेन एक्सचेंज का, आपने फॉरेन रिस्क आइडेंटिफाई करना है। सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था सर? थोड़ा सा इसको बता दें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्ड हमने देखा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्ड हमने देखा था, देख लेते हैं अभी हम।
सर इधर हमने देखा था इंपोर्ट का वर्ड, ड्यूरिंग द ईयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेल फंक्शन सेवरल टाइम्स एंड कंसिक्वेंटली सेवरल ऑर्डर वर फुलफिल्ड बाय importing the smartphones importing the smartphones from the parent company the plan was purchased। मतलब आपने स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट करा है, तो मतलब हो सकता है कि यार आपने जब इंपोर्ट करा हो तो आपने सही एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड ना करी हो, कॉस्टिंग सही से रिकॉर्ड ना करी हो। देखिए अगर लेट्स से कोई $10 की चीज़ आपने परचेज़ करी, ठीक है, $10 की चीज़ परचेज़ करी, तो लेट्स से उसके अभी करंट मार्केट रेट चल रहा है लेट्स से 250, ठीक है। कंपनी ने हो सकता है इसको रिकॉर्ड कर दिया हो 230 पर, या इसको 260 पर रिकॉर्ड कर दिया हो, सही जगह से एक्सचेंज रेट लिया ना हो, तो हो सकता है कि यार एक्सचेंज गेन लॉस का रिस्क आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि यार इंपोर्ट आपने करा हो तो आपने पेबल रिकॉर्ड करा होगा, ठीक है, आपने पेबल रिकॉर्ड करा होगा, आपने एक तरफ परचेज रिकॉर्ड करी होंगी, एक तरफ पेबल होगा। पेबल को आपने क्या करना होता है सर, पेबल को आपने क्लोजिंग डेट पर, अगर 30 जून आपका क्लोजिंग ईयर एंड है, 30 जून पर आपने पेबल को आपने 30 जून के एक्सचेंज रेट पर आपने इसको रिकॉर्ड करना होता है पेबल को, और एक्सचेंज गेन लॉस आपने रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। हो सकता है कंपनी ने वो रिकॉर्ड ना करा हो। नो एक्सचेंज गेन और लॉस इज शोन इन द फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्मार्टफोन्स वर इंपोर्टेड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, देयर इज अ रिस्क दैट एक्सचेंज गेन और लॉस माइट नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये किस चीज़ का रिस्क है सर, ये अगेन सर अगर पेबल की मैं बात कर रहा हूँ सर, उसके वैल्यूएशन का रिस्क है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने गोइंग कंसर्न का रिस्क हमने आइडेंटिफाई करा था। देयर इज़ अ लिक्विडिटी इशू ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सर क्या क्या रीजन है सर, रिसीवेबल डेज आपके बढ़ रहे हैं, आपके रीपेमेंट लोन नहीं हो रही, आपकी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी एक्सपायर होने वाली है, और रिन्यूअल फैसिलिटी हैज़ नॉट बी येट बीन ऑब्टेन्ड, अभी तक रिन्यूअल हुई नहीं है, ठीक है। अगर तो खुदा ना खासा रिन्यूअल नहीं होती तो आपकी कैश फ्लोज टाइट हो जाएंगे, गोइंग कंसर्न का रिस्क आ जाएगा। Considering the severe liquidity issue being faced by ACL, there is a risk that material uncertainty exists related to the going concern but may not be adequately disclosed in the financial statement। ठीक है, हो सकता है कि यार मटेरियल अनसर्टेनिटी हो। जब भी देखिए मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो आपने क्या देना होता है सर, आपने डिस्क्लोजर देना होता है फाइनेंशियल्स के अंदर, फाइनेंशियल्स के अंदर डिस्क्लोजर देना होता है। हम गोइंग कंसर्न का जब आयदा पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर हमें थोड़ा सा रिस्क आइडेंटिफाई करते वक्त साथ साथ चीज़ें सीखनी भी हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर देते हैं अगर, तो डिस्क्लोजर आपने दे दिया, अगर तो आपने डिस्क्लोजर दे दिया तो आपकी फाइनेंशियल स्टेट आप क्या करते हैं, क्लीन रिपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ आप क्या करते हैं, गोइंग कंसर्न पैरा एक दे देते हैं, ठीक है। अगर तो मटीरियल अनसर्टेनिटी, अगर तो इसके कंप्लीटली आपको है ना डाउट है कि यार जो आपकी जो गोइंग कंसर्न जो है वैलिड नहीं है, ठीक है, कंपनी जो है विद इन 12 मंथ से आपको लग रहा है कि यार ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपके कंप्लीटली फाइनेंशियली चेंज हो जाते हैं, फाइनेंशियल आपके लिक्विडिटी बेसिस पर बन जाते हैं, आपके नेट रिलाइजेबल वैल्यू बेसिस पे बन जाते हैं, रिलाइजेबल वैल्यू पर आपके फाइनेंशियल बन जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अगर अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो वो आपने डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है। तो हमने इधर भी देख लिया कि यार रिस्क को कैसे ड्राफ्ट करना है। तो देखें बिल्कुल सुकून से रिस्क को ड्राफ्टिंग करनी है ताकि सामने वाले को भी समझ में आए, और इसको वक्त के साथ साथ हमें इम्प्रूव भी करना है, इसकी टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करनी है। ये नहीं कि हम रिस्क की ड्राफ्ट कर रहे हैं और टाइम सही से इम्प्रूव नहीं कर रहे, टाइम भी हमें इम्प्रूव करना है, विद इन द लिमिटेड टाइम हमें एक अच्छी क्वालिटी का आंसर ड्राफ्ट करना है, ठीक है। अब हम इसके थोड़े से प्रोसीजर्स देख लेते हैं साथ साथ, ये प्रोसीजर्स किस तरीके से हमें लिखने हैं, ठीक है। हमें हमने सबसे पहले रेवेन्यू का रिस्क आइडेंटिफाई करा था। रेवेन्यू में रिस्क ये था कि यार हम मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, साथ साथ सर्विसिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बाइक वाली एग्जांपल भी दी थी, ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कंपनी ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में जो आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस थी उसको एलोकेट ना करा हो, या फिर सर्विस रेवेन्यू को इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने रिकॉर्ड ना करा। अब मैं प्रोसीजर्स क्या लिखूंगा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यार कंपनी के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लूँगा, कंपनी के प्रोसेस को समझूंगा, ठीक है। कंपनी के प्रोसेस को समझूंगा, ये किस तरीके से वो
आइडेंटिफाई करते हैं और अपोर्शन करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को। ठीक है, पहले मैं उनसे पूछूंगा सर ये बताएं कि अगर आप क्या करते हैं कि यार आप किस तरीके से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि सेपरेट है या नहीं है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या मल्टीपल है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से आप एलोकेशन करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कौन बंदा इसको परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ों की मैं अंडरस्टैंडिंग लूँगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अंडरस्टैंडिंग लेनी है सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा सर, एग्जामिन करूँगा सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स फॉर द सेल ऑफ स्मार्टफोन टैबलेट्स एंड एसेसरीज डेट इंक्लूड सर्विसिंग। सर अगर आपने कोई ऐसी कोई स्मार्टफोन सेल करें जिसके अंदर आपने सर्विसिंग भी साथ में सेल करी है, तो वो मैं कॉन्ट्रैक्ट देख लूँगा, उनके सैंपल चेक कर लूँगा कि यार इसको एग्जामिन एक दफ़ा कर लूँगा। ठीक है, उसको एग्जामिन कर लूँगा कि यार वो कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको एक दफ़ा एग्जामिन करूँगा और फिर वेरीफाई करूँगा डिड द ट्रांजेक्शन प्राइस क्या अप्रोप्रिएटली अपोर्शन हुई है वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। ठीक है, क्या ट्रांजेक्शन प्राइस आपने अपोर्शन करी है और उसको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने रिकॉर्ड करा है नहीं करा। ठीक है, इधर आप आगे मजीद भी लिख सकते हैं, इंश्योर दैट सर्विसिंग रेवेन्यू has been recorded over the period of time। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने ऐड ऑन करनी है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रोसीजर्स को किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करा, प्रोसेस को समझा। आपने देखें ये प्रोसीजर्स के रट्टे नहीं मारने हैं आपने, सही है, आपने मैक्सिमम जितने ज़्यादा पेपर्स करेंगे तो कहीं का आपको रिपीटेटिव भी मिलेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से लिखना है। ठीक है, लेकिन आपने सिचुएशन को देखते हुए अपने प्रोसीजर को ड्राफ्ट करना है। ठीक है, ये नहीं कि यार आपने रटे रटाए प्रोसीजर्स वही के वही लिख दिए, कोई वर्डिंग को चेंज नहीं करा, आपने उसको कस्टमाइज़ करना है। देखिए कस्टमाइज़ हमने करा कि यार बिल्कुल जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला जो मसला था उसके हिसाब से हमने बनाया कि कंपनी के पहले प्रोसेस को समझेंगे, फिर इधर हमने स्मार्टफोन्स टैबलेट एसेसरीज़ का वर्डिंग भी यूज़ करी कि सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे सेल ऑफ स्मार्टफोन टैबलेट्स, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यार इसने रट्टा मार के नहीं आया, इसने कस्टमाइज़ करा है, चीज़ों को सही से लिखा है। ठीक है, ये चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा जी, दूसरा हम देख लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का, अच्छा ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर मैंने ग्रीन क्यों करा है। ग्रीन इसलिए करा है कि इधर मैंने लेट से 6 प्रोसीजर्स लिखे हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर टाइम कम है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स कौन से हैं कि आपको लाजमी लिखने हैं, इसके बगैर आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, जिसके जिसके बगैर आपको चेकर भी बोलेगा कि यार ये प्रोसीजर तो आपने मिस कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपने लाजमी लाजमी लिखने हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट करा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आपने क्या करना है, ये वाले प्रोसीजर्स भी लिख लेने हैं ताकि और बेहतर से आप उसको एक्सप्लेन कर लें। ठीक है, तो प्रोसीजर्स में हमने क्या लिखा, पहला प्रोसीजर क्या लिखा है, इसमें रिस्क क्या था कि यार हमारे जो थे नंबर ऑफ डेज हमें स्लो स्लो रिकवरी हो रही थी, हो सकता है कि यार हमारा कोई डिस्प्यूट में अमाउंट पड़ा हुआ हो, बैड डेट रिकॉर्ड होना चाहिए था, बैड डेट रिकॉर्ड ना हुआ हो, या फिर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस उसने सही से रिकॉर्ड ना करा हो। ठीक है, तो वो हमें देखना है। अच्छा जी, ईसीएल को अगर मुझे वेरीफाई करना है तो सबसे पहले सोचें सर ईसीएल की वर्किंग होती कैसे है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सर, कम मैनेजमेंट को बोलूँगा कि भाई मुझे वर्किंग दे दो जो आपने ईसीएल कैलकुलेट करा है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा सर, रिव्यू करूँगा वर्किंग ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस ईसीएल की मेड बाय द मैनेजमेंट एंड इंश्योर एप्रोप्रिएट हैज ईसीएल हैज़ बीन मेड। क्या उसने वर्किंग करी है, पहले तो एक दफ़ा उसको देख लूँगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ईसीएल की वर्किंग बनती कैसे है सर, ईसीएल की वर्किंग बनती है कि सबसे पहले आप क्या निकालते हैं सर, आप है ना प्रीवियस हिस्ट्री का डेटा लेते हैं और उससे हिस्टोरिकल डिफ़ॉल्ट रेट्स निकालते हैं। देन आप क्या करते हैं सर, फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर निकालते हैं कि यार फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर कहाँ से निकालते हैं सर, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी चल रही है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करते हैं हिस्टोरिकल डिफ़ॉल्ट रेट के अंदर। ठीक है, लेट्स से अगर वो 10% है तो मैं बोलता हूँ यार इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं चल रहे, तो मैं उसको 15% कर दूंगा। ठीक है,
तो उसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो वो भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखें, अब आपको ईसीएल पता होगा तो आप उसके प्रोसीजर्स ड्राफ्टिंग अच्छे से करेंगे। अगर आपको ईसीएल की नॉलेज नहीं होगी कि ईसीएल कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप उसके प्रोसीजर्स अच्छे से ड्राफ्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या ये सजेस्टेड आंसर जो एग्जामिनर जो आईकेएम की वेबसाइट पर होता है, सर वो एज इट इज़ यही है? सर उठाया, ये जो ड्राफ्टिंग है ऑलमोस्ट वहीं की है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करी हैं। ईसीएल का जिक्र उसमें नहीं था, आप देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें चेंजेस करी हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी लैकिंग थी कि यार उसने सही से ड्राफ्टिंग नहीं करी थी, अजर्शन नहीं लिखी हुई थी कहीं कहीं, ठीक है, ईसीएल का जिक्र कहीं भी नहीं करा था, फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर का जिक्र नहीं करा था, हिस्टोरिकल डिफ़ॉल्ट रेट्स वाला ये सारी लाइनें उसने नहीं लिखी हुई थी, तो वो सारी लाइंस मैंने ऐड करी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें इसको चेंज करी हैं। लोग क्या करते हैं कि यार सजेस्टेड आंसर का रट्टा मार लेते हैं और उसमें वो लिख के आ जाते हैं। देखिए, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि यार कस्टमाइज़ लिखें, आपके पास प्रॉपर्ली नॉलेज हो, ठीक है, तो उसको मैंने कस्टमाइज़ करा है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, असेस द रीजनेबलनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा यूज्ड इन ईसीएल मॉडल। सर ये क्यों लिखा है ये लाइन? सर रीजनेबलनेस एंड एक्यूरेसी क्या देखेंगे? सर मुझे ये बताएं, हिस्टोरिकल डिफ़ॉल्ट रेट्स कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई डेटा यूज़ हुआ होगा हिस्टोरिकल, ठीक है ना, आपने 2019 का 2020 का डेटा यूज़ करा होगा, क्या वो डेटा सही था या नहीं था, वो कौन देखेगा? ठीक है, आपने डिफ़ॉल्ट रेट्स तो देख लिए कि यार सही कैलकुलेट करे नहीं करे, वो आपने देख लिए, लेकिन जो डेटा पीछे यूज़ करा है, जिसकी बेसिस पे डिफ़ॉल्ट रेट आया है, उसको कौन चेक करेगा? तो वो भी तो चेक करना है ना, ठीक है, तो वो चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। ऑब्टेन एज एनालिसिस रिपोर्ट एंड रिव्यू इनवॉइस ऑन सैंपल बेसिस। सर इसका क्या मतलब? सर इसमें हम क्या करते हैं, देखें, जब आपके पास ये डिफ़ॉल्ट रेट आ जाता है, फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर आ जाता है, आपने लेट से 15% कैलकुलेट कर लिया, अब ये 15% लगाएंगे किस पे? 15% लगाएंगे सर एजिंग पर। जो 30 जून का जो क्लोजिंग है, उस पर एजिंग जो होगी रिसीवेबल की, 1 से 30 दिन वाले होंगे, 31 से 90 दिन वाले होंगे, 91 से 180 दिन वाले होंगे, ठीक है, 180 से ग्रेटर देन वाले होंगे। तो इस एजिंग के जो ब्रैकेट्स हैं जो मैनेजमेंट ने बनाए होंगे, इधर कोई नंबर आ रहा होगा, इधर कोई नंबर आ रहा होगा, इधर कोई नंबर आ रहा होगा, तो ये मैं पहले तो एजिंग लूँगा, ठीक है। इस एजिंग पे ये 15% अप्लाई होगा, किसी पे 12% अप्लाई होगा, किसी पे 13 होगा, किसी पे 14 होगा, तो इधर ब्रैकेट्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा जी, आपने अप्लाई कर दिया, मैनेजमेंट ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन सर ये जो मैनेजमेंट ने 1 से 30 दिन वाले बताए, 31 से 90 दिन वाले बताए, क्या ये सही बताए हैं या नहीं बताए? हो सकता है कि मैनेजमेंट ने गलती से 31 से 90 में जो चीज़ 91 to 180 में आनी चाहिए थी, वो मैनेजमेंट में 31 से 90 में डाल दी, या 1 से 30 में डाल दी, जिसकी वजह से 1 से 30 वाले पे जो रेट अप्लाई हो रहा है वो कम हो रहा है, और 90 से 180 वाले में ज़्यादा रेट अप्लाई हो रहा है, तो अमाउंट यहाँ से यहाँ चली गई, तो आपकी प्रोविज़न भी चेंज हो जाएगा। तो उसको भी आपने चेक चेक करना है, ठीक है। तो एज एनालिसिस रिपोर्ट आपने लेनी है, ठीक है, उसको चेक करना है कि यार इनवॉइस चेक करनी है। इनवॉइस चेक करने के बाद आपने देखना है कि किस डेट को वो इनवॉइस बनी थी और कितने दिन हो गए हैं, तो उसके हिसाब से क्या सही ब्रैकेट में ये फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो आपने देखना होगा। अच्छा जी, फिर आपने बैड डेट को वेरीफाई करने के लिए हमने देखें 2 रिस्क लिखे हैं इधर, एक ईसीएल का रिस्क लिखा है, एक बैड डेट का लिखा है, ठीक है। बैड डेट मतलब जो कि राइट ऑफ हो चुका, ठीक है। तो ईसीएल के रिस्क तो हमने ये 4 प्रोसीजर ईसीएल के लिए लिखे, ठीक है, ये 4 प्रोसीजर हमने ईसीएल के लिखे, 2 प्रोसीजर ये बैड डेट के लिए। बैड डेट के लिए क्या है सर? सर हम कन्फर्मेशंस देंगे डेटर्स को टू आइडेंटिफाई एनी डिस्प्यूटेड अमाउंट। देखें, जब भी कोई चीज़ प्रोसीजर लिख रहे हैं ना, तो साथ में लिखें, उससे हमें हासिल क्या होगा कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को चेक करने के लिए कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट तो नहीं है। देखिए, अगर मैंने उसको कंफर्मेशन भेजी, ठीक है, आपने रिकॉर्ड करा मुझे ऐसे 100 रुपये लेने, सामने वाला बोलेगा भाई मुझे तो इसको 50 रुपये देने हैं, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है इधर, ठीक है, तो वो आपने लिखना है। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, परफॉर्म सब्सिक्वेंट टेस्टिंग टू रिव्यू रिकवरीज फ्रॉम डेटर्स सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड। आपने ये भी देखना है कि यार 100 रुपये जो आप बता रहे हैं, क्या सब्सिक्वेंटली आपको मिले या नहीं मिले, तो आपने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग भी करनी है। अगर नहीं मिले तो अगेन एक बैड डेट का रिस्क आ जाएगा कि यार अभी तक ये बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये अगेन एक रिस्क है। क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, अब आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के प्रोसीजर्स पर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या मसला था कि यार हो सकता है कि कैंसिल हो जाए गवर्नमेंट का ऑर्डर, गवर्नमेंट का कैंसिल हो जाए या फिर उससे कम में ऑर्डर दे दे, ठीक है, 90,000 का दे दे, ठीक है, 1 लाख की जगह 90,000 का ऑर्डर दे दे, तो हो सकता है तो अब हमारी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी सर, ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो सर अब करना है क्या, देखिए प्रोसीजर्स रटे रटाए नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैंने इसको रटे रटाए प्रोसीजर्स आपने नहीं लिखना, आपने उसको कस्टमाइज़ करना है। बच्चा जो फेल होता है वो रटे रटाए प्रोसीजर्स लिख देता है, जिससे एग्जामिनर कहता है कि यार ये तो कोई कैफ का पेपर थोड़ी है जो रटे रटाए प्रोसीजर्स आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने बड़े फोकस होकर देखना है कि यार आपने कस्टमाइज़ करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने देखना क्या है सर, एवेल्युएट द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग अनदर ऑर्डर ऑफ 100,000 टैबलेट्स। सर सबसे पहले तो ये समझना है कि जो आपने एक्सपेक्टेशन बनाई है कि 1 लाख टैबलेट्स का ऑर्डर आपको मिलेगा, तो उसकी बेसिस क्या है, क्या आपकी कोई वर्बल कम्युनिकेशन हुई है, आपको किसने बताया, कि आपको ईमेल रिसीव हुई, क्या ऐसा रिसीव हुआ जिसकी वजह से आप कह रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई है कि 1 लाख टैबलेट्स का आपके पास ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझना है। दूसरी चीज़ में आपने क्या देखना है सर, मैनेजमेंट की कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है विद द गवर्नमेंट फॉर एडिशनल ऑर्डर, ठीक है। क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, क्या आप लोगों की बातचीत हुई है, कोई वर्बल कम्युनिकेशन है क्या, कि कोई ईमेल पर कम्युनिकेशन है, क्या ऐसी कम्युनिकेशन है, तो वो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी है, ठीक है। तीसरी चीज़, आपने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करनी है टू इंश्योर दैट ACL हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर इन जनवरी। आपने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग क्या करेंगे, डेफिनेटली अगर दिसंबर आपका ईयर एंड, आपका ईयर एंड कब है, दिसंबर आपका ईयर एंड है, अगर आपका दिसंबर ईयर एंड है, आपका अगर दिसंबर ईयर एंड है, तो आपने, अगर आपका दिसंबर ईयर एंड है, तो आपने देखना होगा कि यार अगर मेरा दिसंबर ईयर एंड है, तो जनवरी में आप ऑडिट कर रहे होंगे, तो आप देख लेंगे कि यार जनवरी में कोई मसला तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि यार जनवरी में ऑर्डर मिला या नहीं मिला, आपने ये देख लेना है, ठीक है। कंफर्म कर लेना है कि जनवरी में ऑर्डर मिला या नहीं मिला, वो आप कंफर्म कर लेंगे। अगर नहीं मिला तो फिर अगेन आपने NRV वगैरह की सारी चीज़ें भी देखनी होंगी, ठीक है। अगर मिल गया तो फिर तो मसला ही नहीं है। अच्छा जी, और कितने, आपने ये भी देखना है, इफ़ रिसीव फॉर हाउ मच क्वांटिटी, क्या पूरे 1 लाख का मिला, ये भी देखना है। अच्छा जी, असेस वेदर सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एंड एट व्हाट प्राइस। अगर लेट्स से कैंसिल हो जाता है, तो ये वाला स्टॉक जो आपके पास है वो किस प्राइस पे मार्केट में बिकेगा, ठीक है, ये आपने देखना है। रिव्यू द वर्किंग प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर NRV एंड परफॉर्म रिकैलकुलेशन टू इंश्योर दैट ऑल इन्वेंट्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ये भी आपने देखना है कि क्या जो भी आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्या वो लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्डेड है या नहीं है। फिर आपने सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइसेस भी देखनी है डेफिनेटली। NRV जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखते हैं सर, NRV के अंदर एक सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है, और कॉस्ट टू सेल होती है। तो कॉस्ट, तो जब NRV को आपने देख लिया कि यार NRV पे रिकॉर्डेड है नहीं है, तो अगर NRV तो आपने देख लिया कि यार NRV पे रिकॉर्ड है, इस पे रिकॉर्ड है, वो आपने देख लिया कंपनी ने सही रिकॉर्डिंग करी है, लेकिन इसको भी तो वेरीफाई करना है ना कि कंपनी ने सही NRV कैलकुलेट करी है नहीं करी। तो आपने रिव्यू करनी है सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट इनकर टू सेल टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ NRV, क्या NRV सही है नहीं है, ये भी आपने देखना है, ठीक है। तो हर चीज़ को प्रॉपरली आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट का रिस्क है, इम्पेयरमेंट में क्या देखेंगे, इम्पेयरमेंट में देखिए, इम्पेयरमेंट में मसला क्या होता है कि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कैरिंग वैल्यू से कम हो जाती है, ये बात तो आप लोगों को पता होगी। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वैल्यू इन यूज़ होती है, और एक होती है आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। वैल्यू इन यूज़ होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है, विच एवर इज़ हायर, जो भी हायर होता है वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट होगी, ठीक है। अगर वो क्वेरिंग वैल्यू से कम है तो फिर हमारे पास इम्पेयरमेंट आ जाती है। देखें, अब आपको वेरीफाई क्या करना पड़ेगा, जब आपको स्टैंडर्ड पता होगा तो आप प्रोसीजर लिखेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले वैल्यू इन यूज़ भी देखनी होगी और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी देखनी होगी। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहला प्रोसीजर, रिव्यू द वर्किंग ऑफ वैल्यू इन यूज़ प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड परफॉर्म रिकैलकुलेशन। सर वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन कैसे होती है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकालते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ
वर्किंग बनाई हुई होगी तो आप क्या करेंगे सर, उसको रिव्यू कर लेंगे कि वैल्यू इन यूज़ की वर्किंग आपने कैसे बनाई। सर फिर क्या करेंगे, मैंने रिव्यू तो कर ली, इसके अलावा मैं क्या देखूंगा सर, उसमें कोई भी अजम्पशंस आपने ली होंगी, क्योंकि फ्यूचर की कैश फ्लोज हैं, तो फ्यूचर की कैश फ्लोज में अजम्पशन भी होगी। लेट से वो बोल रहे हैं कि भाई लेट से मैं अगले साल जो है 100 मिलियन का रेवेन्यू बना लूँगा, ठीक है, अगले साल। लेकिन ये 100 मिलियन का क्या जस्टिफाइड है, क्या बना भी सकोगे, नहीं बना सकोगे? हो सकता है अभी तो आपका लेट से करंटली 10 मिलियन का रेवेन्यू है, आप कह रहे हो अगले साल मैं 100 मिलियन का रेवेन्यू बना लूँगा, ये कैसे बना लोगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा इतना बड़ा डिफरेंस, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि रीजनेबल है भी या नहीं नहीं है। हाँ, अगर तो ये 95 है तो आप कह रहे हैं अगले साल 100 मिलियन कर दूंगा, हाँ फिर जस्टिफाइड है, अब लग रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखना है क्या रीजनेबल है, जो भी अजम्पशंस आपने यूज़ करी हैं वो सही हैं या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये दो हो गए वैल्यू इन यूज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रिव्यू द एक्सपर्ट रिपोर्ट टू इंश्योर द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड इंश्योर द एक्सपर्ट्स कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी एंड असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द assumption यूज्ड इन डिटर्मिनिंग फेयर वैल्यू। अब हम क्या देखेंगे सर, फेयर वैल्यू कौन बताता है, एक्सपर्ट बताता है, कोई ना कोई एक्सपर्ट बताएगा सर, कोई ज़मींदार है, कोई भी चीज़ होती है सर, मशीनरी होती है तो मशीनरी के मार्केट में कोई एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो बताते हैं सर इसकी मार्केट में ये फेयर वैल्यू है, तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट हम देख लेंगे। एक्सपर्ट के साथ साथ एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखने के साथ साथ उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी भी देखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम एक्सपर्ट वाले आइज़ा के अंदर भी कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर कंसीडर यूजिंग ऑडिटर एक्सपर्ट। जब भी देखें एक्सपर्ट यूज़ हो रहा हो ना, तो एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी देखना ज़रूरी है, ठीक है। और जो उसने एजम्पशन यूज़ करी हैं वो भी देखना ज़रूरी है। तो देखें तीन चीज़ें, एक तो उसकी रिपोर्ट देखेंगे, एक चीज़, दूसरी चीज़ एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, ये देखना ज़रूरी है। और जो उसने अजम्पशंस यूज़ करी है एक्सपर्ट ने फेयर वैल्यू निकालने के लिए, वो देखेंगे। तो जब भी एक्सपर्ट को, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू आ रही है, एक्सपर्ट को यूज़ करेंगे। एक्सपर्ट में तीन चीज़ें क्या होंगी कि यार, एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी देखेंगे, और जो उसने अजम्पशन यूज़ करी है सर वो देखेंगे। तीन चीज़ें देखना लाजमी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद चौथी चीज़ हम फेयर वैल्यू में क्या करते हैं कि अपने एक्सपर्ट का भी कंसीडर करते हैं कि आपने एक्सपर्ट को यूज़ करना है नहीं करना, ऑडिटर का अपना एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये चौथी चीज़ कि जब भी फेयर वैल्यू से रिलेटेड कोई भी आएगा उसमें प्रोसीजर में चार चीज़ें लाजमी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं न्यू मॉड्यूल इंस्टॉल के अंदर। इसके अंदर क्या देखेंगे कि यार हमारा जो सिस्टम था वो जीएल सिस्टम से अलाइन नहीं था, तो उसको हम देख लेंगे कि यार इंश्योर दैट रिकन्सिलिएशन इज मेड बिटवीन द न्यूली इंस्टॉल्ड मॉड्यूल एंड द जनरल लेजर सिस्टम। क्या न्यूली इंस्टॉल्ड मॉड्यूल और जनरल लेजर के आपस में रिकन्सिलिएशन बनती है या नहीं बनती? इंश्योर दैट एंट्रीज आर टाइमली रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर, के टाइमली एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही, ये आपने देखना है। Ensure that management has performed user testing before implementation of the new module. क्या यूज़र टेस्टिंग आपने करी या नहीं करी? Involve the firm's ITs for assessing the design and implementation of controls within the new module and proper functionality of fixed asset and human resource module. देखिए, नया सॉफ्टवेयर आपने इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा मसले हो, कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी हो, तो आप क्या करेंगे, अपने आईटी ऑडिटर को इंगेज करके आप उसको बोलेंगे कि यार असेस वगैरह कर लो, एक दफ़ा वॉक थ्रू भी कर लेंगे नए मॉड्यूल्स का, ठीक है। तो आसान आसान सी बातें हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लैरिटी होती रहेगी। तो एक दफ़ा आपने ये क्वेश्चन खुद से भी अटैम्प्ट करना है, ठीक है। मैं आपको सजेस्टेड आंसर ये शेयर कर दूंगा, आपने एक पेपर वाला, जो पास्ट पेपर जो आईक्यू की वेबसाइट पर है वो वाला कंसीडर नहीं करना, वो आपने देखना हो देख लीजिएगा, लेकिन वो कंसीडर नहीं करना, ये वाला जो मैंने कस्टमाइज उसमें बहुत सारी चेंजेस करी हैं वो आपने कंसीडर करना है, ठीक है। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, मज़ीद एक दफ़ा दोबारा करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखते हैं, इसमें फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हमने क्या करा। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, अंडरस्टैंड एंड एवेल्यूएट एसीएल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग एंड जर्नल एंट्रीज, प्रोफेशनल, देखिए जब भी फ्रॉड का मसला आए ना, फ्रॉड का मसला, तो हम क्या करेंगे सर, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म
बढ़ा देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे सर, सब्सटेंटिव टेस्टिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, कंट्रोल रिलायंस पे कम लेंगे, क्योंकि कंट्रोल क्या हो जाते हैं, ओवरराइड हो जाते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क होता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, मैनेजमेंट पर प्रेशर है, तो वो क्या करेगी सर, वो जो कंट्रोल होंगे उसको ओवरराइड कर देगी। तो ज़्यादा हम किस पे फोकस करेंगे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग पर, ठीक है। अच्छा जी, एनालिटिकल रिव्यू करेंगे, रिव्यू एक्सपेंसेस अकाउंट बैलेंसेस के, ठीक है, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स फॉर कंसिस्टेंसी, रीजनेबलनेस, बायसनेस। अच्छा जी, फिर इसके अलावा एवेल्युएट बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई हमें लगता है कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हुई है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, लेट्स से कि यार आपने क्या करा कि कोई लोन की रीपेमेंट करनी थी, आपने लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे दिया, कि कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसी अनयूजुअल सी ट्रांजेक्शन आपको आइडेंटिफाई होती है, तो आपने उसको उसका समझना है कि यार क्यों ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, उसके रैशनल समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी। एक्सचेंज गेन लॉस के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ऑब्टेन एंड रिव्यू द डिटेल्स ऑफ इंपोर्ट परचेजेज एंड वर्किंग ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस ऑन इंपोर्ट्स। आपने क्या करा, वर्किंग ले ली एक्सचेंज गेन लॉस की, क्या वर्किंग है, ठीक है। आपने इंश्योर करा कि जो लाइबिलिटी थी इंपोर्ट की, क्या वो रिवैल्यू हो गई या नहीं हुई। इंश्योर दैट इंपोर्ट्स एंड देयर लाइबिलिटीज आर ट्रांसलेटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट बाय वेरीफाइंग। कहाँ से वेरीफाई करेंगे, फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होती है सर, नॉर्मली हम एसबीपी की वेबसाइट से पाकिस्तान में देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या करना है, एक्सचेंज गेन लॉस में वर्किंग लेनी है, वर्किंग लेने के बाद उसकी लाइबिलिटी को चेक करना है, क्या वो रीवैल्यू कर दी गई या नहीं करी, ठीक है। रीवैल्यू कर दी गई तो किस रेट पर, क्या अप्रोप्रिएट रेट यूज़ करा है या नहीं करा, उसकी लाइबिलिटी भी, और जो इंपोर्ट की वैल्यू है, परचेजेस वगैरह जो भी हुई, तो वो क्या उस वक्त के जो रेट चल रहा था, क्या उस वक्त के रेट के हिसाब से रिकॉर्ड की गई या नहीं की गई, ठीक है। अच्छा जी, गोइंग कंसर्न के रिस्क में क्या क्या चीज़ें करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि यार आपने पेरेंट कंपनी से जो कि आपने लोन लिया हुआ है, क्या, सबसे पहले तो हम पेरेंट कंपनी देखेंगे कि पेरेंट कंपनी ने कोई लेटर वगैरह दिया हुआ है अनकंडीशनल सपोर्ट का, कि क्या पेरेंट कंपनी आपको सपोर्ट करेगी अगर कोई भी मसला होता है, लेट्स आपके पास, आपको रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी नहीं मिलती, तो क्या पेरेंट कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, क्या अनकंडीशनल सपोर्ट है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी, बल्कि उल्टा वो पेरेंट कंपनी बोलेगी कि भाई जल्दी से मेरा लोन मुझे रिटर्न करो, तो ऐसा तो नहीं है। तो लेटर है या नहीं है, ठीक है, वो हम देखेंगे, अगर लेटर लेटर है तो, ठीक है। चेक कॉरेस्पॉन्डेंस विद द पेरेंट कंपनी रिगार्डिंग नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने रीपेमेंट नहीं करी लोन की, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे, क्या आपकी बातचीत हुई है अपनी पेरेंट कंपनी के पास, पेरेंट कंपनी के साथ वो आपसे लोन मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, वो देखेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखेंगे मैनेजमेंट के फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट की, किस तरीके से आगे चीज़ें मैनेज करेंगे ये लोग। क्या, अगर लेट्स से नेगोशिएशन आपकी सक्सेसफुल नहीं होती, किस तरीके से अपने कैश फ्लो फोरकास्ट मैनेज करेंगे, ठीक है। बोर्ड मिनट्स टू आइडेंटिफाई द एक्शन प्लान बीइंग एडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू कैटर लिक्विडिटी इश्यूज। बोर्ड मिनट्स में देखें, बोर्ड मिनट्स में क्या होता है कि यार जितनी भी मीटिंग्स होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें जो भी मीटिंग्स में बातें होती हैं वो हम मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मिनट्स हमारे पेपर फॉर्म के अंदर होते हैं, एक बंदा उसको सारी चीज़ें लिख रहा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे कि यार कोई भी मेजर इश्यूज होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको डिस्कस करते हैं। तो लिक्विडिटी के अगर इश्यूज है तो उसको उसमें क्या डिस्कशन हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, किस तरीके से वो लोग कैटर करेंगे इस इशू को, ठीक है, वो हम देखेंगे। ऑब्टेन एंड रिव्यू द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द बैंक फॉर रिन्यूअल ऑफ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। पहले तो हमने क्या देखा सर, पेरेंट कंपनी को आपने रीपेमेंट, आपने हमने देखें रिस्क क्या क्या इधर लिखे थे, फैक्टर क्या क्या लिखे थे। सबसे पहली चीज़ हमने लिखी थी कि रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखी थी कि यार पेरेंट कंपनी की रीपेमेंट नहीं कर रहे, तो क्या पेरेंट कंपनी क्या आपको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो हमें उसका लेटर देखना है। दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी है कि यार पेरेंट कंपनी के साथ आपकी बातचीत क्या हो रही है, ये देखना है, ठीक है। तीसरी चीज़, क्या रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है आपको नहीं, आपके अभी नेगोशिएशन कर रहे हो, अभी एक्सपायर हो रही है, और नई फैसिलिटी अभी तक आपको नहीं मिली, रिन्यू नहीं हुई, तो आप बैंक से जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, बातचीत है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने क्या देखना होता है, जब भी गोइंग कंसर्न के लिक्विडिटी वाले इश्यूज होते हैं, तो कैश फ्लो फोरकास्ट देखना लाजमी है कि यार आप फ्यूचर में किस तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज करोगे, कहाँ से फंड वगैरह रेज करोगे, आप क्या कह रहे हो, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या मिनट्स, जो मीटिंग्स है उसमें क्या डिस्कशन हुई है, वो आप देख लोगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने
डिस्कस कर ली। आज का देखें, आज का सिर्फ मकसद यही था कि हम देखेंगे किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है, हमने क्या क्या चीज़ उसमें नोट करा। क्या सबसे पहले हमें रिस्क फैक्टर लिखना है, दूसरी चीज़ हमें रिस्क लिखना है, तीसरी चीज़ हमें असर्शन लिखनी है। ठीक है, अगर एफएस लेवल का रिस्क है तो हम लिख देंगे कि इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। ठीक है, तो वो चीज़ को भी मेंशन करना है। हमेशा रिस्क लिखते वक्त क्या चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें मे का वर्ड यूज़ करना है, मे का वर्ड के हो सकता है। ठीक है, हमें लाजमी नहीं लिखना। ठीक है, हमें एक और चीज़ का ख्याल क्या रखना है कि प्रोसीजर्स वगैरह जब भी लिख रहे हो तो हमें नॉलेज हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज हमारे पास होगी तो हम प्रोसीजर अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे। ईसीएल पता होगा कि कैसे कैलकुलेट होता है तो हम ईसीएल के प्रोसीजर्स अच्छे से लिख सकेंगे। हमें पता होगा इम्पेयरमेंट कैसे रिकॉर्ड होती है, उसमें रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, वैल्यू इन यूज़ क्या होती है, तो हम उसके प्रोसीजर्स अच्छे से ड्राफ्ट कर सकेंगे। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि यार जब भी हम प्रोसीजर्स लिख रहे हो तो उसको कस्टमाइज़ करें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये नहीं कि रटे रटाए प्रोसीजर्स लिखते हैं। ठीक है, तो आपने यूज़ करना है, वर्डिंग यूज़ करनी है क्वेश्चन में से। लेट से आपने सेल ऑफ स्मार्टफोन्स का वर्ड यूज़ करा, तो इस टाइप की चीज़ें आपने यूज़ करनी है ताकि कस्टमाइज लगे, सामने वाले को लगे कि स्पेसिफिकली प्रोसीजर्स आपने इसी क्वेश्चन के लिए लिखे हैं, रटे रटाए प्रोसीजर्स नहीं हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कुछ भी समझ नहीं है, आपको मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, मैसेज कर लेना है, और आपने लाजमी ये क्वेश्चन दोबारा एक दफ़ा रीअटेम्प्ट करना है। देन मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, आपने वो भी अटेम्प्ट करना है। फिर आपकी ग्रिप अच्छी होगी। हम बार बार एक और भी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारी होती रहेगी। और ये क्वेश्चन देखिए लाजमी आता है, रिस्क का क्वेश्चन, प्रोसीजर्स का क्वेश्चन, ये लाजमी आता है। तो इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस अपनी रोकनी नहीं है, साथ साथ हम आइज़ भी कवर करते रहेंगे, वहाँ से और मज़ीद चीज़ें सीखते रहेंगे, लेकिन साथ साथ रिस्क एंड प्रोसीजर्स के क्वेश्चन हमें साथ साथ लेके चलने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात आपसे होती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।